इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ना। जैसे कि इकोनॉमिक्स अगर हम लोग बोलते हैं, यहाँ दो टर्म है, एक इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट, और प्लस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स, इन देखिए जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स का बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या जाता है, कॉस्ट एंड बेनिफिट। हम लोग हमेशा इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि हमको कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे हमको बेनिफिट कितना हो रहा है, लागत कितना हो रहा है, ये दोनों चीज देखते हैं। ठीक है, और जब हम इन्वायरमेंट का बात करते हैं, पर्यावरण का बात करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, फ्री गुड्स हो जाता है, फ्री गुड्स, है ना, या फिर गिफ्टेड बाय नेचर, गिफ्टेड बाय नेचर, ये प्रकृति द्वारा हमारा दिया हुआ होता है, जिसको हम लोग उपयोग करते हैं ना। इसका उपयोग हम लोग बाद में करेंगे कि कैसे इसको करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जब हम लोग कॉस्ट एंड बेनिफिट का बात करते हैं, तो कॉस्ट एंड बेनिफिट अगर हम इसके साथ इन्वायरमेंट भी ऐड कर देते हैं, तो इन्वायरमेंट में भी हमारा क्या हो जाता है, इसमें भी हमको कॉस्ट एंड बेनिफिट देखना पड़ता है, बेनिफिट। ठीक है, तो इधर इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम लोग स्टडी करते हैं किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आ जाता है, कंजम्पशन है, प्रोडक्शन होता है, और एक एक्सचेंज होता है ना। कंजम्पशन में हम लोग फाइनल गुड्स का डिमांड करते हैं, कंज्यूमर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। और प्रोडक्शन क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स या आउटपुट। और ये जो है आपका हमारा एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज ये क्या करता है, दोनों के बीच कोऑर्डिनेट, इंटरमीडिएटरी का काम करता है, बायर और सेलर के बीच। मतलब कि सीधा सीधी ये जो एक्सचेंज है, ये हमारा क्या करता है, प्राइस डिटर्मिनेशन करता है, डिटर्मिनेशन। तो प्राइस डिटर्मिनेशन जो होता है दो तरह से होता है। अगर हम इकोनॉमी, पूरा होल इकोनॉमी की बात करते हैं, दो तरह से होता है, एक प्राइवेट है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म, और दूसरा होता है बाय द पब्लिक या फिर गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखिए प्राइवेट हम लोग यहाँ पर दोनों का जो प्राइवेट जो होता है वो ज्यादातर हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट को काउंट करता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो मॉनेटरी टर्म में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमपीसी, है ना। अब इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नहीं बोलिएगा, इसका क्या होता है, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है, और पब्लिक जो होता है, ये जो होता है वेलफेयर बेसिस पे होता है, सरकार इसको या तो फ्री देती है या फिर मिनिमम प्राइस चार्ज करती है, प्राइस चार्ज करती है। यहाँ समझ में आ गया। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है कि हमारा इकोनॉमिक जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको स्टडी करता है, या फिर स्केयर रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट मोटिव के लिए, या फिर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ गुड्स में उसको क्या करता है कि एलोकेट करता है ना। जो यहाँ पर रॉबिन्सन वाला जो है वही माना जाता है कि स्केयर रिसोर्सेज का आवंटन या उसका अल्टरनेटिव यूज। तो ये तो हो गया हमारा क्या, इकोनॉमिक्स के बारे में, कॉस्ट एंड बेनिफिट होता है, एक्सचेंज होता है। अब हम लोग इन्वायरमेंट के साथ थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर इन्वायरमेंट हमारा होता है क्या। तो देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट को अभी हम लोग छोड़ देते हैं, है ना। यहाँ पर कनेक्ट करने से पहले हम लोग इधर थोड़ा सा बात कर लेते हैं और इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स में होता है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारा इंक्रीज करते रहता है, और यहीं शुरू होता है हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट जब हम लोग करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या होता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो हमको ये तीनों एक्टिविटीज जो है, ठीक है, इसमें एक चीज और छूट गया है ना, इन्वेस्टमेंट भी होता है, इन्वेस्टमेंट, तो इसको बाद में चर्चा करेंगे।
तो ये जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट, ये तीनों अगर इंक्रीज करता है तो हमारा ग्रोथ भी, डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, तो मेजरमेंट हम लोग इसे किससे करते हैं, मान के चलते हैं जीडीपी से। तो जीडीपी क्या होता है कि जीडीपी इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, मतलब कि जितना भी जीडीपी इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मेन तो प्रोडक्शन होगा। अब प्रोडक्शन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। इनपुट में से तो एक तो लेबर हो जाता है, लेबर कैपिटल, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, अब ये रॉ मटेरियल जो है, ये रॉ मटेरियल कहां से आता है हमारा, मैन मेड नहीं होता है, नॉट मैन मेड, बल्कि ये हमारा कहां से आता है, नेचर से आता है ना। तो जो हम लोग प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसमें से जो नेचर से हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर जो नेचर हमको दिया है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेस जो हम लोग का प्रयोग करके प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं, तो देखिए ये नेचुरल रिसोर्सेज का अपना एक बैलेंस इम्बैलेंस होता है, मतलब कि ये इसका अपना स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज होता है। ठीक है, और इसी रिसोर्सेज को हम लोग यूटिलाइज करते हैं किसमें, एज ए रॉ मटेरियल के टर्म में। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि अब दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, दोनों के बीच क्या होता है, ट्रेड ऑफ होता है, ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, तो यहां एक तरफ हम लोग ह्यूमन को ले लेते हैं और एक तरफ हम नेचर को ले लेते हैं। तो ह्यूमन को क्या चाहिए, कंजम्पशन करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए या गुड्स एंड सर्विसेज, और ये कहां से लेगा, नेचर से लेगा क्या, रिसोर्सेस लेता है। ठीक है, और ये रिसोर्सेस लेता है किससे, नेचर से। अब ह्यूमन इस वापस नेचर को क्या देता है, यहां से ये क्या लेता है, इससे नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेस लेता है और इसके बदले में क्या देता है, वेस्टेज, पोल्यूशन। ठीक है, हजार्डियस, ये सारे चीज देता है। तो प्राकृतिक भी जो होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है, कॉज एंड इफेक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मा बोलते हैं, जैसा करोगे वैसा परोगे। तो जैसा हम पहला, ये तो हमको लाइवलीहुड के लिए क्या दिया आपको, रिसोर्सेस, और वापस जब हम इसको रिटर्न दिए तो क्या देंगे, वेस्टेज, पोल्यूशन, हैजार्डियस। तो यहां पर फिर ये वापस आपको क्या देता है, ह्यूमन को आपको क्या देता है, हेल्थ डिजास्टर। ठीक है, मतलब कि कुछ भी अगर इन्वायरमेंट में अगर परिवर्तन होता है तो ये पोल्यूशन वापस इफेक्ट करता है किसका, इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। जैसे कि अब हम लोग क्या करते हैं, वेस्टेज करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, हजार्डियस करते हैं, इसके कारण हमारा क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है, फिर वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। इसके साथ साथ जो हमारा और जो प्रॉब्लम एराइज होता है इन्वायरमेंट का, ये होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग, और ये इसका जो मेन कारण होता है वो क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो किस पर अल्टीमेटली इफेक्ट डालने लगता है, ह्यूमन हेल्थ पे, मतलब कि ह्यूमन हेल्थ पे। और इसके कारण क्या होता है, हमारा जो फूड चेन होता है ना, इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम
ये ब्रेक करने लगता है, ठीक है। या फिर हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे फूड चेन, फूड चेन, ठीक है, तो वो यहाँ पर डिस्टर्ब होने लगता है, जिसके कारण हम लोग का हेल्थ कॉस्ट ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ तो हम लोग को विकास के लिए, एक तरफ हम लोग डेवलपमेंट का पैमाना क्या बना दिए हैं कि जितना प्रोडक्शन कीजिएगा, प्रोडक्शन आपका हाई होना चाहिए, कंजम्पशन हाई होना चाहिए, सारा चीज होना चाहिए। अब देखिए, ये तो प्रोडक्शन से हम रिटर्न दिए हैं उसको, कंजम्पशन से भी हम लोग रिटर्न देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, है ना, वेस्टेज जो होता है, वेस्टेज, उसको भी हम लोग डाल देते हैं। तो अल्टीमेटली सारा मिलकर हमारा इन्वायरमेंट को खराब कर देता है। तो इसी चलते इन्वायरमेंट क्या करती है कि हम जो हम से लेती है ना, जो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं वापस में जो देते हैं, फिर उसी का रिटर्न हम लोग को क्या कर देती है, वो रिटर्न कर देती है, ठीक है। तो इसको और आगे हम लोग देखेंगे कुजनेट्स कर्व में, है ना, कुजनेट्स कर्व में कि किस तरह से ये इफेक्ट डालता है, क्या होता है, कैसे प्रभाव पड़ता है। अब लोगों को पहले तो समझ में नहीं आया कि आखिर ये बला क्या है ना, लेकिन जैसे जैसे शुरुआत होने लगा, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण नेचुरल रिसोर्सेज का, जंगल को, पेड़ पौधा को काटना शुरू करने लगा, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगा, वैसे वैसे लोगों का ध्यान जाने लगा कि ये जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जितना हम बर्बाद कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ये वापस हमको बैड इम्पैक्ट देगा। अभी तो नहीं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को रहने लायक हम अर्थ को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कॉन्सेंट्रेट क्या करना है कि एक तरफ हम लोग बोल रहे हैं कि जीडीपी बढ़ाओ, ये ग्रोथ करेंगे हम लोग, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि नीचे से आपको हेल्थ कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, हेल्थ कॉस्ट, ठीक है। ये तो आपको बेनिफिट हो रहा है, चलिए भाई एसी में रह रहे हैं, कार में रह रहे हैं, घर बना रहे हैं, सब रह रहे हैं, लेकिन ये जो हेल्थ कॉस्ट है ये आपको पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो कहने का मतलब कि आपको 500 रुपया दे दे आगे से, और पीछे से आपको धक्का मार दे और 600 रुपया का दवाई करवा दे। आजकल दुनिया में बस यही चल रहा है। आज भी देखिए कोरोना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि सब ग्रोथ 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 किया, बाद में ऐसा आया कि सबको चौपट कर दिया, सब देश में हाहाकार मचा हुआ है ना। तो ये प्राकृतिक का प्रकोप होता है कि जैसा कॉज एंड इफेक्ट पे, कर्मा पे चलता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। और इसमें कोई मिरेकल नहीं होता है, प्योर साइंस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया दोनों लिंक कैसे कैसे होता है इसमें, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इन्वायरमेंटल जो होता है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ये किस तरह का इकोनॉमिक्स है, नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव? हम लोग पढ़ते हैं ना जी, नॉर्मेटिव वर्सेस पॉजिटिव। पॉजिटिव जो होता है सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट को बताता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमको प्रोडक्शन करना है तो इतना इनपुट डालेंगे तो इतना आउटपुट होगा, ठीक है, बस समझ आ रहा ना। और अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये पहले का था। तो यही नॉर्मेटिव हमारा इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव साइंस है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। क्यों ये बोलता है कि भाई इनपुट से आउटपुट तो होगा, लेकिन इसको आप ऑप्टिमली कीजिए, है ना। ऑप्टिमली कहने का मतलब कि आपको नेचर का भी ख्याल रखना होता है। अगर नेचर को नहीं बचा के रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, तो आने वाले समय में आप यहाँ पर रह भी नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बात होता है क्या कि हम किस तरह से यूज करें, ठीक है, ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और साथ ही इसका अल्टरनेटिव ढूंढने का, अल्टरनेटिव, वो भी अल्टरनेटिव कैसा होना चाहिए, रिन्यूएबल होना चाहिए, रिन्यूएबल, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज पहले हम लोग को जानना होगा कि इकोनॉमिक्स तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन इन्वायरमेंट का क्या रोल है हमारे ह्यूमन लाइफ में, या फिर इन्वायरमेंट में क्या क्या पाया जाता है, ये सारा चीज आपको जानना होगा। तो इसी के चलते आजकल सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, कि किस तरह से हमारा इकोसिस्टम चेंज कर रहा है, किस तरह से पशु पंछी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं, इंडेंजर में चले जा रहे हैं। यहीं पे आता है एक रेड लिस्ट, रेड लिस्ट का जीव जंतु तो इंडेंजर में होता है ना, इंडेंजर स्पेसीज सर। हाँ स्पीसीज, हाँ स्पेसीज, ठीक है, उसको रखते हैं रेड जोन में, रेड लिस्ट में, कि जो इसका दाम बहुत कम बचा हुआ है ना। तो उसको हम लोग एक कोई क्वेश्चन में पूछता है रेड लिस्ट क्या है। अब देखिए इसको हम लोग जब इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से पढ़ रहे हैं तो ये सब समझ में आ गया, ट्रेड ऑफ समझ में आ गया इसमें,
कैसे काम करता है, ह्यूमन बॉडी को कैसे इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर लेते हैं तो एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, इंडस्ट्री में जो हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, फॉरेस्ट को खत्म करते हैं, ठीक है, तो वो सारा अल्टीमेट हमको क्या करता है, ह्यूमन बीइंग पे ही इफेक्ट डालता है। तो इसी चलते यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब इन्वायरमेंट को हम इंक्लूड करते हैं तो वो कितना कॉस्ट एराइज करता है, मतलब हेल्थ कॉस्ट के रूप में कितना एराइज करता है, और हम उससे बेनिफिट कितना कमा रहे हैं। ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कंपोजिशन ऑफ इन्वायरमेंट, पोजिशन ऑफ इन्वायरमेंट, इसके बारे में तो थोड़ा जानना होगा। दूसरा है कि नेचुरल रिसोर्सेस है ना, जिसके अंतर्गत टाइप ऑफ रिसोर्सेस आएगा। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा आपका वैल्यूएशन ऑफ रिसोर्सेस, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन्वायरमेंटल गुड्स, तो इसी में आएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स, ठीक है। इसको कैसे रोका जाए, उसका वैल्यू कैसे एस्टिमेट किया जाए, क्योंकि देखिए जब तक आपको वैल्यू पता नहीं रहेगा तब तक आपको उसको कोई प्राइस पे नहीं करेगा। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए ना कि इसका वैल्यू कितना है, फ्यूचर में कितना है, अभी कितना है, तो एक अलग मैटर हो जाता है। फिर इसका जो मॉडल है, ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल को कैसे करेंगे और नॉन रिन्यूएबल को कैसे करेंगे, है ना। तो पहले हम लोग ये चीज को देख लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, पर्यावरण किसे कहते हैं, बंद करने। ठीक है, द इन्वायरमेंट मीन द कंडीशन ऑफ सराउंडिंग इन विच द पीपुल लाइफ, है ना। इसको सीधा सीधे अगर हम लोग कहेंगे तो ये क्या होता है कि पर्यावरण किसे कहते हैं, कि जो हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु, सजीव, निर्जीव, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, या फिर अबायोटिक जितने भी हैं, सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण, चाहे पेड़ पौधा या पत्थर जो भी हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे से ये कोरिलेट करते हैं, मतलब कि इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं इसमें लिविंग थिंग्स, इन्वायरमेंट में दोनों आ जाता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये हम लोग क्या होता है, दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है। ठीक है, कि लैंड है तो लैंड हमारा क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। ठीक है, फिर सनलाइट है, ये भी हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। स्टोन हो गया, और लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएगा आपका, जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधा सब है, तो या वापस आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर लाइट नहीं मिलेगा तो कुछ चीज होगा नहीं। ठीक है, विथ फिजिकल एंड जियोग्राफिकल कंडीशन which interact each other, ठीक है, जो भी फिजिकल है और ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है वो दोनों आपस में क्या होता है, दोनों इंटरेक्ट करता है। कि अगर वाटर है तो वाटर में रहने वाले लोग, वाटर के साथ अलग तरह का उसका नेचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक इन लोग का अलग से होता है, क्योंकि वहाँ का जो इन लोगों का फिजिकल जो अबंडेंट है और वहाँ का जो जियोग्राफिकल कंडीशन जो है अलग होता है, तो उन लोग का रिक्वायरमेंट सब चीज़ अलग हो जाता है। अगर जो लैंड में रहता है सरफेस पे, इसका अलग होता है, तो जो भी जीव जंतु होता है वो आपस में क्या, तो इसी चलते हमारे यहाँ पर दो तरह की घटना होता है ना, जो जीव जो रहते हैं वो दो जगह पर रहते हैं, और उनका नाम क्या होता है, एक को बोलते हैं बायोटिक और दूसरा को बोलते हैं हम लोग एबायोटिक। किसको रखते हैं, जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, है ना, और ये दोनों जो है वो क्या करता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। तो बायोटिक में इसको हम लोग क्या रखते हैं, लिविंग थिंग्स, और अबायोटिक्स में होता है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जितने भी हमारा आ जाता है लिविंग थिंग्स, है ना, वो सारा आ जाएगा। ठीक है, और इसमें नॉन लिविंग थिंग्स में जितना भी क्लाइमेट हो गया, फिर सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ये सारे चीज आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत में आता है ये दोनों चीज, है ना। हम लोग आते हैं कि कंपोनेंट में आता है। ठीक है, कंपोनेंट
ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का कंपोनेंट कौन कौन सा होता है, तो इसमें हम लोग को दो तरह से होता है, एक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल कंपोनेंट और दूसरा को हम लोग बोलते हैं कल्चरल कंपोनेंट। क्योंकि किसी भी विकास के लिए, कोई भी किसी भी लिविंग थिंग्स को विकास करने के लिए, है ना, हमारा फिजिकल कंपोनेंट काफी है, लेकिन ह्यूमन के लिए वो उसका कल्चरल कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि उस वहाँ का क्राइम क्या है, वहाँ का हेल्थ, मतलब कि सोसाइटी का साइकोलॉजी क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये दोनों चीज आता है। लेकिन फिजिकल में हमारा जो कंपोनेंट है, इसमें दो ही चीज आता है, जो भी बताए थे, बायोटिक और एबायोटिक, अबायोटिक। ठीक है, जिसके अंदर इसमें लिविंग थिंग्स आ जाता है, थिंग्स, और इसमें नॉन लिविंग थिंग्स। ये टर्म ये सब याद रखिएगा ना, काम। चलिए, अब जो लिविंग थिंग्स होता है ना, ठीक है, इसमें से एक चीज, एक वर्ड बहुत यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरा एंड फोना। जिसमें बोला जाता है फ्लोरा इज द सिस्टर ऑफ फोना, है ना। तो फ्लोरा जो है वो किसकी बहन है, फोना का। तो फ्लोरा जो होता है, इसमें आपका सारा प्लांट आ जाएगा, प्लांट, ट्री, और इसमें सारे आपका क्या आ जाएंगे, एनिमल्स। जैसे कि ये बेसिकली बात किसमें कर रहा है, आपको फॉरेस्ट का बात कर रहा है ना। तो देखिए, जो एनिमल्स हैं, है ना, जो जानवर हैं, जीव जंतु है, कीट पतंग है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वहाँ जंगल पे, फॉरेस्ट पे। तो अगर यही नहीं रहेगा तो इन लोग अपने आप खत्म हो जाता है। तो जब भी हम लोग डिफोरेस्टेशन करते हैं, तो ये दोनों का नुकसान होता है। डिफोरेस्टेशन तो हम अगर फ्लोरा का कर दिए तो फोना भी अपने आप में हो जाता है। ठीक है, तो यूज होता है हमारा इकोलॉजी। बस खाली अभी टर्मोलॉजी केवल याद रख दे रहा है ना, इकोलॉजी। और एक होता है इको सिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम जो होता है, ये इंटरेक्शन होता है ऑल इन्वायरमेंटल पार्ट, मतलब कि जो भी हमारा इन्वायरमेंटल गुड्स या फिर जो बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल कंपोनेंट है, उन लोग के बीच क्या होता है, डायनेमिक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है द इकोसिस्टम रेफर्स टू द डायनेमिक इंटरेक्शन of all the parts of the environment। ठीक है, डायनेमिक इंटरेक्शन होता है किसको, जो जितने भी हमारा इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स है, बायोटिक अबायोटिक। जैसे कि देखिए, अगर एक एनिमल है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फूड चेन, है ना। तो देखिए, सनलाइट से यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर ग्रास उगता है। अब देखिए, इस ग्रास का संबंध किससे है, लैंड से है, फिर ह्यूमिडिटी से है, वाटर से है। ठीक है, उसके बाद इसका संबंध फिर किससे हो जाएगा, एनिमल से हो जाएगा, एनिमल्स। तो देखिए, एनिमल्स का भी यहाँ पर प्रभाव होगा इन्वायरमेंट से, फूड चेन से। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर लीनियर इंटरेक्शन नहीं होता है, बल्कि नॉन लीनियर होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, डायनेमिक। और इसी इकोसिस्टम को हम जो जब स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है, या फिर इसको सीधा सीधे हम लोग करते हैं स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ पर डायनेमिक इंटरेक्शन ही है ऑर्गेनिज्म और नॉन ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। दूसरा जो इसमें एक और टर्म होता है ना, जंगल, फॉरेस्ट का,
फॉरेस्ट। तो एक को बोलता है नेचुरल फॉरेस्ट, दूसरा को बोलता है आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। नहीं होता है, जैसे कि इसको हम लोग नर्सरी भी बोलते हैं, नर्सरी। ठीक है, देखिए एक नेचुरल फॉरेस्ट होता है, उसके साथ साथ आपका क्या होता है, फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, इंसेक्ट, ठीक है, एनिमल्स, जो दो उसमें आ जाता है। फिर आपका जितना भी होता है छोटा छोटा कीट पतंग, है ना, ग्रास, वो सारा चीज आ जाता है। जबकि हम आर्टिफिशियल लगाते हैं ना, तो सिर्फ यहाँ पर हम लोग फॉरेस्ट, पेड़ का बात करते हैं, ट्री। दिखेगा कि जहाँ नर्सरी लगा हुआ है खाली पेड़ बड़ा बड़ा दिखेगा, ना वहाँ तो पंछी दिखेगा, ना तो उसके आसपास कोई घास दिखेगा, झाड़ी दिखेगा, है ना, या फिर सांप तो दिखना ही नहीं है वहाँ पे। समझ गए बात कि नहीं? तो यहाँ पर हमारा अगर इन्वायरमेंट को सुधारना होता है तो हमको नेचुरल फॉरेस्ट क्रिएट करना होता है, ना कि आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का बात कर लेते हैं। रिसोर्सेज, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारा कितना तरह से होता है, इसको कैटेगराइज दो तरह से करते हैं। एक तो हम लोग इसको बोलते हैं रिन्यूएबल, और दूसरा को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, और एक तरफ होता है एग्जॉस्टेबल और दूसरा नॉन एग्जॉस्टेबल। तो करीब करीब सबको पता होता है। देखिए बेसिक अंतर क्या होता है रिन्यूएबल में और नॉन रिन्यूएबल में, इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं होता है, डज नॉट हैव रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं होता है, मतलब कि एक बार जो है स्टॉक, और या फिर अगर है भी तो बहुत करोड़ों करोड़ साल लगता है ना। तो इसको हमारा जो ना तो इसको हम बढ़ा नहीं सकते, बल्कि इसको एक स्टॉक होता है, फिक्स स्टॉक होता है। तो अगर इसको जितना जल्दी आप खत्म कर सकते हैं या फिर धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। और रिन्यूएबल में क्या होता है कि जिसका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी, है ना। तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या मतलब, वो सेल्फ जनरेट होता है। ठीक है, जैसे कि सनलाइट हो गया, फिर फॉरेस्ट हो गया, फिश हो गया, है ना। ये सब हमारा क्या होता है रिन्यूएबल यूज में, जिसको हम लोग ह्यूमन एफर्ट के द्वारा बना सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसका हम स्टॉक को बढ़ा सकते हैं। बस समझ रहा है ना। जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम दोबारा बना नहीं सकते हैं, ह्यूमन एफर्ट से, लेबर एंड कैपिटल की मदद से हम इसको बना नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया ना। अब इसी का देखिए एडवांस वर्जन है एग्जॉस्टेबल, ये जो स्टॉक है एक दिन खत्म हो जाएगा, है ना। जिसका एक फिक्स स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टेबल होगा। और जिसका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो क्या होगा, नॉन एग्जॉस्टेबल होगा, ये खत्म नहीं होगा। रिसोर्सेज भी, हाँ वही वही बता रहे हैं आगे ना। तो यहाँ पर बेसिक हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, तो रिन्यूएबल जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस होता है उसको हम लोग इन्फिनिटिव यूज कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल को हम लोग इन्फिनिटी यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो खत्म नहीं होगा, एग्जॉस्टेबल नहीं होगा, ये भी एग्जॉस्टेबल हो सकता है अगर हम ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं किए तो। ठीक है, मतलब कि जो चांस जो है, चांस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी वो दोनों में है, बशर्ते क्या है कि आप किस तरह से इसका यूटिलाइज करते हैं। तो जैसे कि देखिए एक तालाब में फिश है, और फिश को अगर पूरा निकाल लीजिएगा तो उसको भी रिप्रोडक्टिव या रिक्रिएशन करने में उसको भी तो टाइम लगता है, यहाँ पर टाइम इंटरवल होता है। ठीक है, तो टाइम इंटरवल लगता है, तो अब टाइम इंटरवल दीजिएगा ही नहीं, टाइम दीजिएगा ही नहीं, और वहां से आप निकाल रहे हैं, तो ये भी खत्म हो सकता है। जंगल काट रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं, तो ये भी आपका खत्म हो सकता है ना। यहाँ तक समझ में आ गया दोनों। अब देखिए हम लोग यहाँ पर अब आते हैं, इसी रिसोर्सेज का हम लोग यूज करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। वाला नॉन रिन्यूएबल में उसको रिक्रिएशन का बात करता है, समझ गए ना। और एग्जॉस्टेबल और नॉन एग्जॉस्टेबल में बोलता है कि उसका फिक्स क्वांटिटी को ह्यूमन एफर्ट से बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर फिक्स क्वांटिटी है तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और जिसका रीजनरेटिंग पावर है वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इंसान तो इंसान ठहरा ना, वो किसी को छोड़ता नहीं है, समझ आ रहा ना।
तो देखिए प्रोडक्शन एक्टिविटीज में यही हम लोग दोनों रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं, या एग्जॉस्टेबल और नॉन एग्जॉस्टेबल बोले, नॉन एग्जॉस्टेबल या फिर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन लोग दोनों हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटीज में किस में यूज होता है, एज ए इनपुट के रूप में, और इससे हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटीज है इसको हम लोग बोलते हैं वन वे प्रोडक्शन एक्टिविटीज, या फिर इसको वन वे प्रोडक्शन, या इसको बोलते हैं वन इन लाइन प्रोडक्शन। कहने का मतलब अगर एक बार इनपुट से आउटपुट हो गया तो वापस आउटपुट से इनपुट नहीं हो जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के हम लोग पानी बना सकते हैं, पानी को फिर तोड़ देंगे तो फिर वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ये एक प्रक्रिया नहीं होती है। अगर टू वे होता, टू वे, ठीक है, तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता कि आउटपुट से इनपुट होता है, इनपुट से आउटपुट हो जाता। तो ऐसा प्रक्रिया हमारा नहीं होता है। यही कारण से होता है कि जिसको एक बार हम यूज कर लेते हैं तो उसको दोबारा हम लोग उसी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, बल्कि आजकल रीयूजेबल कॉन्सेप्ट आया है, लेकिन सब हम लोग यूज नहीं कर सकते। जैसे कोयला को अगर एक बार हम जला दिए तो फिर दोबारा वो किसी भी फॉर्म में हमको यूज नहीं होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहीं पे आता है हमारा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। डायनेमिक जिसके अंतर्गत दो लॉ आता है, पहला और दूसरा। देखिए पहला बोलता है कि एनर्जी इज अनडिस्ट्रक्टिव, मतलब कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होता है ना, या फिर ये ना तो कम होता है ना ज्यादा होता है, और ना ही क्रिएट किया जाता है और ना ही इसको खत्म किया जा सकता है कि जैसे ये जो आया वापस फिर वही चला जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल होता है, एक्चुअली फिजिक्स का है लेकिन हम लोग इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं कि सनलाइट आया, सनलाइट ऑब्जर्व किया क्या, ग्रास, है ना। ग्रास को कौन खाया, शाकाहारी, हार्बीवोरस। और ये एनर्जी जो यहाँ से लिया वो एनर्जी किसमें ट्रांसफर होगा, इसमें, फिर यहाँ से हुआ, फिर वो तो मांसाहारी, और फिर ये जो मर जाता है तो वापस मिट्टी में मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये साइकिल जो चलता है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, मतलब कि जैसा आता है वो लीनियर, मतलब कि सर्कुलर होकर वापस फिर वहीं पे चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना, जितना सूर्य की रोशनी आता है, अगर पृथ्वी सही है तो जितना आता है उतना वापस चला जाता है, अगर नॉर्मल कंडीशन रहा तो वही बोलते हैं कि एनर्जी जो होता है कभी खत्म नहीं होता है, अनडिस्ट्रक्टिव होता है। ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दूसरा जो लॉ होता है इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी। इकोनॉमिक्स में यही लॉ लागू होता है। बोलते हैं कि नहीं, एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। क्या बोलता है, एनर्जी लॉस होता है जब हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनपुट टू आउटपुट, ठीक है। इसका तर्क यह है कि अगर मान के चलते हैं कि एक बार सन से यहाँ एनर्जी ले लिया ग्रास, और फिर वापस फिर ये शाकाहारी जीव खाया, तो फिर दोबारा उसको जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन क्या होता है उसको दोबारा जरूरत पड़ता है, बार एंड बार, अगेन एंड अगेन पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि जो वेस्टेज यहाँ पर क्रिएट होता है, कहने का मतलब जब हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, वेस्टेज क्रिएट होता है, ठीक है। एंट्रोपी मतलब पहाड़ होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम इनपुट से आउटपुट ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इसके साथ ही साथ हमारा क्या उत्पन्न हो जाता है, वेस्टेज, ठीक है। और ये वेस्टेज धीरे धीरे बड़ा होते जाता है ना। मतलब कि यहाँ पर जितना इनपुट है उतना पूरी क्या होता है, यूज नहीं होता है, आउटपुट के रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, बल्कि कुछ वेस्टेज के रूप में, कुछ पोल्यूशन के रूप में, तो कुछ गैस के रूप में यहाँ हमारा क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। बस समझ आ रहा है ना। तो इकोनॉमिक्स में हमारा जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो राइज होता है इसी के कारण होता है, ठीक है। कि जब हम लोग ट्रांसफॉर्म, एक तो हमारा रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रहा है उसका बात नहीं कर रहा है ना, वो तो कर ही रहा है, लेकिन दूसरा चीज क्या होता है कि जब हम लोग प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं तो जैसे ही हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं वैसे ही हमारा वेस्टेज या फिर एनर्जी जो है वो वेस्टेज हो जाता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है, फ्लो ऑफ एनर्जी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो पहला जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जितना यहाँ से छोड़ा उतना ही वापस जाते आता है, ऐसे करके
ठीक है, तो हम लोग को दूसरा लॉ काम करता है कौन, इन्वायरमेंटल गुड्स। अब देखिए इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता है ना। इन्वायरमेंटल गुड्स क्या है, जो भी नेचर द्वारा हमारा हमको दिया गया है ना, गॉड गिफ्टेड, वो सारे हमारा क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंटल गुड्स। चाहे वो अबॉयटिक हो, प्लांट हो, लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, है ना, पेड़ पौधा हो या फिर पत्थर हो, कुछ भी हो, तो ये सारे हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंटल गुड्स। तो इन्वायरमेंटल गुड्स क्या होता है, इन्वायरमेंटल गुड्स एज ए पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स, ये क्या हो जाता है, पर्यावरण पे तो सभी का अधिकार है, तो ये क्या हो जाता है हमारा पब्लिक गुड्स। और पब्लिक गुड्स जैसी हो जाता है वैसे यहाँ पर मार्केट फेल्योर शुरू हो जाता है, मार्केट फेल्योर, क्योंकि इसका कोई प्राइस ही नहीं लगाता है ना, या फिर इसका मिसिंग मार्केट होता है। ठीक है, मिसिंग मार्केट कहने का मतलब क्या होता है कि एक पेड़ है ना, ट्री है, उसका टिम्बर का दाम आप बाजार में लगा सकते हैं, लेकिन उसमें जो चिड़िया नेस्ट घोंसला जो बनाया है और जो चींटी है और बहुत तरह का जीव जंतु वहां पर है, उसका हम वैल्यूएशन नहीं करते हैं। दूसरा चीज एयर है, वाटर है, ये सब क्या है हमारा, सब इन्वायरमेंटल गुड्स है। अब इन्वायरमेंटल गुड्स होने के कारण क्या होता है कि कोई इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, और यही कारण होता है कि हर कोई इसको पोल्यूशन करता है लेकिन इसको दाम कोई नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सचेंज वाला क्राइटेरिया जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, कि हम पोल्यूशन दे रहे हैं भाई, तो उसका कितना हर्जाना भुगत रहे हैं। तो आजकल हम लोग जो व्हीकल, मोटर व्हीकल टैक्स लगा देते हैं, ये सारा चीज आता है ना। तो दूसरा ये तो मार्केट फेल्यूर हो गया, तो मार्केट फेल्यूर, और दूसरा चीज इसमें एक्सटर्नलिटीज भी क्रिएट होता है, एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, कि एयर है तो एयर से क्या होता है, किसी को हम मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज अगर पोल्यूशन अगर होता है, एयर पोल्यूशन होता है, तो इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा ओवरऑल, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्राकृतिक है, पर्यावरण पब्लिक गुड्स है, तो इसमें सबका मालिक है, सब कोई अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अपना यूज कर रहा है। लेकिन जब वो खराब हो जाता है तो उसको कोई पे भी नहीं करता है, ना ही फिर उसको सुधारने की कोशिश करता है, या फिर कोई भी ब्लेम नहीं करता है, और इसके बदले में कोई पे देने की कोशिश भी नहीं करता है ना। तो आखिर अगर कोई अगर पे करना चाहे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसका वैल्यूएशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स। तो अगर कोई अगर प्राइस, अगर मान के चलते हैं एक ट्री का प्राइस लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये प्राइस कितना होगा, अब देखिए ये कितना होगा, हाउ मच पे द प्राइस। ठीक है, कितना प्राइस पे होगा ये डिपेंड करेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक पे। ठीक है, और ये ऐसा गुड्स है इन्वायरमेंटल गुड्स जो हर किसी को चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक पेन का, तो पेन का वैल्यू कौन देगा, जो इसका यूज करेगा वही ना देगा जी, और जो नहीं यूज करता है वो इसको पे भी नहीं करता है ना। और ये जो यूज करेगा उसको क्यों करेगा, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इससे हम राइटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम कितना देना चाह रहे हैं, 5 रुपया कि 6 रुपया, 7 रुपया, ये इस पे डिपेंड करता है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स, कि इन्वायरमेंट गुड्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका क्या क्या विशेषता है, क्योंकि जब तक आपको विशेषता नहीं पता होगा तब तक उसका मूल्यांकन भी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है हम लोग का, इसका कैरेक्टरिस्टिक को पता करना है। होता है पहला होता है अनसर्टनिटी, दूसरा यूनिकनेस, शायद यूनिकनेस पहला आता है ना, और तीसरा ई रिवर्सिबिलिटी। देखिए पहला इसको देखते हैं ना, पहला यूनिकनेस को, यूनिकनेस, यूनिकनेस का हिंदी होता है अद्वितीय। बोलते हैं देखिए सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो क्या होता है, यूनिकनेस। जितने भी गुड्स है इन्वायरमेंटल गुड्स, वो सब अपने आप में एक यूनिक है। जैसे कि अगर स्टोन लेते हैं तो स्टोन अपने आप में यूनिक है, अगर हम बर्ड लेते हैं, बर्ड्स, तो हर पंछी एक दूसरे से अलग है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन का ही बात करें तो ह्यूमन का देखिए हर कोई एक ही घर में है, एक ही भाई
भाई बहन है, उसका टोन अलग होगा, शक्ल अलग होगा, है ना। मतलब कि यहाँ तक कि पंछी को भी लीजिए, कबूतर को भी लीजिए, तो सबका कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। या फिर आप भैंस कहीं ले लीजिए, कि भैंस को लीजिए, सब काला काला दिखेगा, लेकिन उसमें भी अंतर होता है। तो यूनिकनेस कहने का मतलब क्या होता है कि पहला कैरेक्टरिस्टिक जो होता है कि इन्वायरमेंट का जितना भी इन्वायरमेंटल गुड्स है, सब एक दूसरे से यूनिक है, अद्वितीय है, कि कोई एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं कि स्नेक का जो है सब्स्टिट्यूट आपका गिरगिट हो जाएगा या क्रोकोडाइल हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। और हर किसी का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। और समझ में आया ना। यूनिक होता है अनसर्टनिटी, कि अगर कोई भी इन्वायरमेंटल गुड्स, है ना, अगर एक्सटिंक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट जो होगा ये अनिश्चित होता है। ठीक है, अनसर्टन होता है। जैसे कि हम लोग का हरित क्रांति में हुआ था ना, ग्रीन रिवोल्यूशन में, हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा प्रयोग करने लगे हैं। और ज्यादा प्रयोग करने के कारण क्या होता था कि उसमें किसी को नहीं पता था कि अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, या फिर फ्यूचर में हमारे लैंड पे क्या पड़ेगा। तो वहां पर क्या किया, ग्रास को खत्म करने के लिए भी दवाई, मतलब हर तरह से दवाई छिड़कना शुरू कर दिया, जिसके कारण हमारा क्या हो गया, जमीन जो था वो बंजर हो गया, किसी को नहीं पता था। उसी तरह से अगर गिद्ध खत्म हो गया, वल्चर खत्म हो गया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कोई नहीं जानता, है ना। अगर पेड़ खत्म हो जाए, फॉरेस्ट खत्म हो जाए, फॉरेस्ट, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये किसी को नहीं पता। फिर अगर मान के चलिए स्नेक जहरीला होता है, इसको अगर हम हटा देते हैं, एक्सटिंक्ट कर जाएगा, तो इसका प्रभाव हमारे इन्वायरमेंट पे क्या पड़ेगा इसको कोई नहीं जानता। मतलब कि कौन सी जीव जंतु खत्म होने से क्या प्रभाव पड़ेगा पर्यावरण पे ये कोई नहीं जानता है। बात समझ आ गया अनसर्टनिटी का, कि बाढ़ आएगा, कि तूफान आएगा, कि आपका क्लाइमेट चेंज होगा, है ना, कि ह्यूमन बिहेवियर में चेंजिंग आएगा, आपकी जनरेशन में चेंजिंग आएगा, कि आपकी जेनेटिक में चेंजिंग आएगा, है ना, ये कोई नहीं जानता है। नेक्स्ट जो है इरिवर्सिबिलिटी, मतलब कि इसको पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसका होता है पुनः निर्माण। जैसे कि एक आपका घर बना हुआ है ना, ये घर बना हुआ था, तो इसको अगर हम ढा देंगे, ठीक है, इसको हम खत्म, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर से हम बना सकते हैं, रिबिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक पर्यावरण गुड्स को अगर हम खत्म करते हैं, मान के चलते हैं फॉरेस्ट हम उजाड़ देते हैं, डिफोरेस्टेशन कर देते हैं, तो हम वापस सेम फॉरेस्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर जैसे कि वल्चर खत्म हो गया तो उसको हम फिर वापस नहीं कर, हाँ कुछ हद तक कर सकते हैं, ये रिवर्सिलिटी हम कर सकते हैं कुछ, लेकिन पूरी नहीं कर सकते हैं। कि अगर जंगल खत्म हो गया तो हाँ वहां पेड़ आप लगा सकते हैं, लेकिन उस जंगल के साथ जितने भी एसोसिएट इंस्टेक्ट थे वो सारे को आप रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, या फिर पंछी को नहीं कर सकते हैं, लत है, झाड़ी है ना, वो सारे चीज को आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका इन्वायरमेंटल गुड्स का कैरेक्टरिस्टिक।